गोल्ड वॉज एक्सेप्टेड एज करेंसी और नॉट? करेंसी क्यों आया, कैसे आया, पता है कैसे आया? क्या कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बन सकता है जो कि अनलिमिटेड अवेलेबल हो? डेट होता है नहीं। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का गुण क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होना चाहिए? तुम लोगों को करेंसी का कॉन्सेप्ट कभी कोई दिया गया कि नहीं दिया गया? करेंसी जब नहीं थी तब क्या था? तो फिर जब गोल्ड करेंसी थी तो फिर पेपर क्यों आया? वैल्यू गोल्ड का कम हो जाएगा इसलिए पेपर को लाया गया। हाँ, अगर गोल्ड करेंसी बन जाएगी तो उसकी वैल्यू घट जाएगी। मुकेश अंबानी या रतन टाटा जो है, ये हमने आज लगाया है, यहाँ पर पर डे 5000 टन सोना हम लोग बनाएंगे। जिस काम में ज़्यादा मुनाफा होता है, बहुत ज़्यादा मुनाफा होता है, एबनॉर्मल मुनाफा होता है, राजा और सरकार का कहना है कि वो काम हम करेंगे। तो कल हमने क्या बात करी थी? बॉन्ड्स के बारे में। ठीक है, चलो बॉन्ड्स की बात करेंगे। ये तो आज की बात हुई, कल की बात बताओ। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का क्या तुम लोगों ने बताया था डेफिनेशन? जल्दी से, समय बर्बाद नहीं करना, समय कम है हमारे पास। परविंदर बताओ जल्दी, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में क्या क्या होना चाहिए? बाइक दो। डेट होता है नहीं। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का गुण क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होना चाहिए? सर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इंसेंट्रिक वैल्यू होना चाहिए। इंट्रिंसिक वैल्यू? यस सर, इंट्रिंसिक वैल्यू होना चाहिए। ट्रेडेबल होना चाहिए। स्टोरेज ऑफ वैल्यू होनी चाहिए, है ना? यस सर। फाइनेंशियल नेचर होना चाहिए उसका। उसको आप ट्रांजैक्शन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो। वो लिमिटेड इन क्वांटिटी होना चाहिए। क्या कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बन सकता है जो कि अनलिमिटेड अवेलेबल हो? नो सर। वो यूनिट्स में होना चाहिए। तो जैसे गोल्ड एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है कि नहीं है? क्यों है? इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे है गोल्ड में? ये जो चेयर है इसमें भी मेटल है, और उसके कान में जो वाली है उसमें भी मेटल है। पक्का कोर्स के बीच में कोई छीन लेगा, ठीक है ना? तो ये जो कुर्सी में चेयर है ये मेटल है कि नहीं है? और जो गोल्ड है वो भी मेटल है। तो दोनों के प्राइस में डिफरेंस क्यों है? लिमिटेड है। तो क्या गोल्ड का लिमिटेड होना ही सबसे बड़ी क्वालिटी है? नहीं। तो करेंसी के एक्सचेंज में तो ये भी यूज हो सकता है। इज इट गोल्ड इज वैल्यूएबल बिकॉज ऑफ करेंसी? तुम लोगों को करेंसी का कॉन्सेप्ट कभी कोई दिया गया कि नहीं दिया गया? करेंसी जब नहीं थी तब क्या था? बार्टर सिस्टम। ये पढ़े हो तुम लोग, मनी इन बैंकिंग में पढ़े होगे। बार्टर सिस्टम में क्या प्रॉब्लम थी, सब पढ़े होगे। हाँ, करेंसी क्यों आया, कैसे आया, पता है कैसे आया? डबल कोइंसिडेंस होना चाहिए था, लेकिन मनी के साथ ये चीज़ प्रॉब्लम नहीं थी कि एक ही प्रोडक्ट के थ्रू, सॉरी प्रोडक्ट नहीं सर, करेंसी के थ्रू सर हम सारी चीज़ें अवेल कर सकते थे सर। ये तो गोल्ड करेंसी बनी। तो फिर जब गोल्ड करेंसी थी तो फिर पेपर क्यों आया? वैल्यू गोल्ड का कम हो जाएगा इसलिए पेपर को लाया गया। हाँ, अगर गोल्ड करेंसी बन जाएगी तो उसकी वैल्यू घट जाएगी। अरे ये तो करेंसी है, इसका क्या वैल्यू है, फेंक दो, ये तो बिना वैल्यू वाला, कम वैल्यू का है, ऐसा? गोल्ड अगर करेंसी बन जाएगी तो उसकी वैल्यू, जो चीज करेंसी बन जाएगी उसकी वैल्यू बढ़ेगी कि घटेगी? फिर अगर कोई चीज, जैसे मान लो कि कोई पीस ऑफ मटेरियल अगर करेंसी के रूप में इस्तेमाल हो जाए तो फिर उसकी तो वैल्यू बढ़ जाएगी, घटेगी कैसे? अच्छा, वो इजीली अवेलेबल हो जाएगा। मतलब जैसे ही गोल्ड करेंसी बनेगी सबके पास गोल्ड आ जाएगा। हाँ, कैसे इजीली अवेलेबल हो जाएगा? बड़े बड़े कारखाने भी लग सकते हैं। अडानी और मुकेश अंबानी या रतन टाटा जो हैं, ये हमने आज लगाया है, यहाँ पर डे 5000 टन सोना हम लोग बनाएंगे, है कि नहीं? जवाब दो। नहीं। इज इट पॉसिबल? बैठ जाओ। कैन वी क्रिएट गोल्ड इन फैक्ट्रीज? तो फिर वो सब तो पॉइंट है नहीं। एनीवेज, वेल अटेम्प्ट, ट्राई तो करना बनता है। हाँ, तुम कुछ बोलना चाह रही हो? नहीं। गोल्ड वॉज एक्सेप्टेड एज करेंसी और नॉट? इट बिकेम ए नेचुरल चॉइस ऑफ, हम लोग ने बात करी कि बार्टर सिस्टम में प्रॉब्लम था, तो बार्टर सिस्टम को करेंसी के रूप में किसने रिप्लेस किया? गोल्ड ने किया।
ठीक है, क्यों किया? स्टैंडर्डाइज फॉर्म था, ठीक है, बिल्कुल। करेंसी जो है वो स्टैंडर्डाइज होना चाहिए। मान लो कि अगर हम कहते हैं कि कपड़े का, ये काला रंग का कपड़ा करेंसी होगा, तो कौन सा होगा, किस तरह का होगा, किस टेक्सचर का होगा, कितनी क्वांटिटी में होगा, कितना चाहे कौन कितना उसको प्रोड्यूस कर सकता है, गोल्ड को प्रोड्यूस नहीं कर सकता है ना। तो एक लिमिटेड इन नेचर है, उसके अंदर थोड़ी सी फंक्शनैलिटी भी है, यूज़फुलनेस भी है, लेकिन उसकी वैल्यू उस यूज़फुलनेस के कारण नहीं है। क्योंकि अगर ये कान में सोना पहन रही है तो चाहे तो ये कान में लोहे का या किसी और पीतल धातु का या किसी और धातु का भी हो सकता है कि पहनने के रूप में ज़्यादा कंफर्टेबल हो सोना, ज़्यादा उचित माना जाता हो, ज़्यादा उसके गुण हो, लेकिन दूसरा रिप्लेसमेंट पॉसिबल है ना। तो इट्स नॉट जस्ट द यूज़फुलनेस ऑफ द मटेरियल एज फॉर ए पर्टिकुलर फंक्शन। जैसे सिल्वर की यूज़फुलनेस जो है वो गोल्ड से कम है कि ज़्यादा है? ज़्यादा है। उसका इंडस्ट्रियल यूज़ बहुत ज़्यादा है। कई सारे, जैसे आपके मोबाइल फ़ोन में सिल्वर होता है, ठीक है ना, तो सिल्वर का इंडस्ट्रियल यूज़ भी काफ़ी है, लेकिन सिल्वर की वैल्यू जो है वो गोल्ड से कम है। क्यों? सर क्योंकि जो गोल्ड होता है वो बहुत सारे मेटल्स के साथ रिएक्ट नहीं करता है, उसका एक फॉर्म होता है, और सिल्वर रिएक्ट करता है। इस कारण से सर गोल्ड को स्टैंडर्डाइज फॉर्म माना गया है। ये भी एक रीज़न है। ज़्यादा बड़ा रीज़न ये है कि गोल्ड की अवेलेबिलिटी जो है वो थोड़ी कम है, ठीक है। गोल्ड स्टोरेज के रूप में बहुत लंबे समय तक अच्छे से रह पाता है, आराम से रह पाता है, उसको आप रखिए, कोई दिक्कत नहीं होता है ना। तो ऐसे कुछ गुण है। और जिन प्रक्रियाओं के तहत गोल्ड का निर्माण हुआ उनमें बहुत बरस लगे। फैक्ट ये है कि साइंटिस्ट मानते हैं कि कुछ में भी धरती पे जब कभी कोई उल्का पिंड वगैरह गिरा या कहीं कोई अंतरिक्ष से अगर कुछ बड़ा कोई एस्ट्रॉइड आके गिरा है, तो वो जो मेटल जहाँ जहाँ जा करके गिरा है उसमें गोल्ड फॉर्म हुआ, और वो फॉर्म होने में भी बहुत बरसों लग गए। अब वो कहाँ कहाँ पर रिजर्व है, लेकिन ये पता चल चुका है कि जहाँ भी रिजर्व है बहुत ज़्यादा रिजर्व नहीं है। तो एक इन्फिनाइट क्वांटिटी में अवेलेबल। मान लो कि कहीं से निकल जाएगी यार, तो मतलब अरबों टन सोना निकल रहा है, तब क्या होगा? वैल्यू घट जाएगा। ऐसा होता नहीं है, ऐसा हिस्टोरिकली देखा नहीं। चूंकि ऐसा हुआ नहीं तो इसलिए गोल्ड की वैल्यू क्या होती गई, हमेशा धीरे धीरे बढ़ती गई। तो वो एक एप्रिशिएटिंग एसेट है, वो एक डेप्रिशिएटिंग एसेट नहीं है। जैसे कि बहुत सारे अदर फॉर्म ऑफ करेंसी जो हैं वो खराब हो जाएंगे, वो ज़्यादा दिन तक सस्टेन नहीं कर पाएंगे, है ना। करेंसी के रूप में तो दुनिया में ऐसा भी हुआ है कि पत्थर का इस्तेमाल किया गया है, बड़े बड़े स्टोन का इस्तेमाल किया गया है कि उसको करेंसी माना गया। बहुत फॉर्म्स इस पर हुए, मतलब वर्कआउट करने की कोशिश की गई, लेकिन जो सबसे मोस्ट एस्टैब्लिश करेंसी मानी गई वो क्या माना गया? गोल्ड। उसको यूनिट में डिवाइड करना पॉसिबल था। जितना चाहो उतना ग्राम का उसका यूनिट बना लो, ऑर्नामेंट्स बना करके उसको पहन लो, है ना। तो ये स्टोरेज ऑफ वैल्यू था, फंक्शनैलिटी था। और जो तुमने बताया जो मेटल के रूप में उसकी जो श्रेष्ठता थी, जो उसका जो एक कि वो एक श्रेष्ठ मेटल है, ये चीज़ का एक प्रूवन उसका वो था। फिर किसी चीज़ की अवेलेबिलिटी बिल्कुल ही कम हो तो वो भी सही नहीं है। तो गोल्ड उतना भी कम रेयर नहीं था। हाँ, अब बाई द वे मान लो कि और बहुत सारे हमारे ऐसे मैटर होंगे जो कि बहुत ही रेयर है। अब यूरेनियम है, बहुत ही रेयर है, लेकिन उसको तुम कहीं पर एक्सचेंज में इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, है ना। हाँ, रेडियो एक्टिविटी मालूम पड़ा कि तिजोरी में दिक्कत हो जाएगा। तो ये सब फॉर्म्स था, लेकिन फिर गोल्ड पेपर में क्यों एक्सचेंज हुआ, कन्वर्ट क्यों हुआ और कैसे हुआ? दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। अगर ये सवाल का जवाब समझ जाओगे तो आज का पूरा ग्लोबल करेंसी सिस्टम जो है उसको समझ पाओगे। सर गोल्ड इसलिए सर एक्सचेंज हुआ पेपर में क्योंकि सर हर किसी के पास गोल्ड उस समय हो ये पॉसिबल नहीं है, और छोटे छोटे जो ट्रेडर्स हैं वो ट्रेड कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इससे भी इफेक्ट पड़ता है। अगर वो ट्रेड करेंगे तो कहीं ना कहीं सर ग्रोथ होगा, तो उनके लिए भी तो कोई करेंसी चाहिए। तो इस कारण से सर उसको पेपर में भी लाया गया कि नहीं सर। ये गलत जवाब है। अच्छा सर। हाँ सर ब्रिटेन वुड सिस्टम में सर जो ट्रेडर्स मतलब ट्रेड करते थे सर, तो वहाँ पे सर जो गोल्ड की वैल्यू थी मतलब उन्होंने बनाया था कि 33 आउंसेस का सर एक USD होता था उस समय। तुमसे सही जवाब की अपेक्षा थी भी नहीं। देखो, स्वर्ण मुद्राएं सबके पास नहीं होंगी, ये कॉन्सेप्ट आप आज सोच रहे हैं। आप जो भी वस्तु बना रहे हैं, चाहे आप किसान हैं, खेती कर रहे हैं, अनाज उपजा रहे हैं, आपके उस अनाज की आवश्यकता लोगों को होगी कि नहीं होगी? और जब होगी तो फिर वो आपको स्वर्ण मुद्रा देगा, खरीदने के लिए देगा, है ना। और अब एक स्वर्ण मुद्रा में कितना अनाज आएगा ये हो सकता है, मूल्यांकन अलग अलग तरीके हो सकते हैं, है ना। और फिर बाद में अन्य धातु की मुद्राएं भी आई कि स्वर्ण मुद्रा का मूल्य अधिक है और बाकी मुद्राएं जो हैं अन्य धातु की वो कम मूल्य की है।
शुरुआत जो है वो गोल्ड के रूप में हुई कि गोल्ड एक यूनिट के रूप में स्टैब्लिश हुआ। मान लो कि बार्टर सिस्टम जब पूर्ण रूप से खत्म नहीं हुआ तब भी गोल्ड की एक सर्वमान्यता, सार्वभौमिकता और स्वीकार्यता, किसी भी करेंसी का एक्सेप्टेबल होना, स्वीकार्य होना, इसको रिंगर को ऑफ कर दो भाई, तो एक्सेप्टेबिलिटी गोल्ड की वो एक अच्छी खासी थी। और ये मैं किसी एक पर्टिकुलर रीजन की बात नहीं कर रहा हूँ, अक्रॉस द ग्लोब ऑलमोस्ट था। कहीं कहीं किसी किसी जगह पे हो सकता है कुछ और भी फॉर्मेट्स थे, ऐसा बात नहीं है। कई देशों में, अफ्रीकन कंट्रीज़ में कहीं कहीं कुछ और फॉर्मेट्स था, कहीं कहीं जैसे सीप, वो भी कभी किसी समय में करेंसी के रूप में काम किया। सीप समझ रहे हो, हाँ, कौड़ी जिसको यहाँ पर कहते हैं, हाँ, तो हमारे देश में भी उसका एक करेंसी का वैल्यू था। कहते 2 कौड़ी का आदमी नहीं है, तुम्हारे लिए नहीं कह रहे तुम क्यों देख रहा है तो उसका भी एक सिग्निफिकेंस, क्योंकि वो भी था ना कि भाई उसको आप बना नहीं सकते हैं, हाँ? कोई चाहे तो अपने घर में कौड़ी बना सकता है नहीं, तो वो करेंसी के रूप में, यूनिट के रूप में माना गया। लेकिन वो बेस्ट करेंसी फॉर्मेट नहीं होगा, इसलिए ज़्यादा दिन तक चला नहीं, है ना। बैठ जाओ तुम। तो गोल्ड की एक्सेप्टेबिलिटी भी थी, सब कुछ था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम भी हो सकते होंगे। जैसे प्रॉब्लम क्या होंगे, सोने की समस्या थी कि सोना चोरी करना और छीनना बहुत आसान है। मतलब कोई अगर घर बंद करके गया है और उसके घर में सोना है, तो जो चोर आएगा सबसे पहले क्या चुराएगा? सोना चुराएगा, ठीक है। तो उसकी सेफ्टी का बहुत बड़ा कंसर्न था, आज भी है ये प्रॉब्लम, आज भी। अगर किसी को यात्रा करनी है, कहीं जाना है, तो सोना अगर वो लेके जा रहा है तो यात्रा में सोना के चोरी होने का डर था, है ना। तो इसका एक उपाय निकाला गया। जैसे लोगों कहा कि भाई सोना घर में रखते हैं, रिस्क हो जाता है, चोरी हो जाता है, तो उसका उपाय क्या हो सकता है? तो उन्होंने कहा कि भाई घर में सिक्योरिटी गार्ड रखे। तो हर कोई घर में सिक्योरिटी गार्ड अफोर्ड नहीं कर सकता है, लेकिन जो सोनार हैं, जो ज्वेलर हैं, वो क्या कर सकते थे? वो सिक्योरिटी गार्ड रखते ही थे, क्योंकि उनके पास बहुत सा सोना, तो जिसके पास ज़्यादा सोना है उसको सिक्योरिटी तो चाहिए ही। तो उनके पास तो सोना है, वो तो सिक्योरिटी रखते थे, ठीक है। और अगर लोगों को सोने की ज़रूरत पड़ेगी तो वो कहाँ जाते थे? सोनार के पास जाते थे सोना लेने के लिए, ठीक है। और वही सोना देता था, तो उस सोने के बदले में वो, मतलब सोनार के पास आप जाकर अपना वस्तु दे करके सोना ले सकते थे, ठीक है। तो फिर लोगों ने क्या किया कि भाई सोना तो उसी का से लेते हैं, हाँ, जब घटता है तो ऐसा करते हैं कि जब मेरे पास सोना है और सोना का सेफ्टी का इशू है, कहीं जाना है हमको बाहर, तो सोना घर पे छोड़ करके नहीं जा सकते हैं, तो एक काम करते हैं, सोनार को सोना दे देते हैं, और सोनार जो है हमको जब वापस आएंगे तो उसको हमको वापस कर देगा। लेकिन ये प्रमाण क्या होगा कि मैंने सोना उसको दिया है? तो सोनार क्या करेगा, जो ज्वेलर है, वो ज्वेल स्मिथ आपको एक रसीद बना के देगा कि मैंने आपका इतना सोना लिया है, ठीक है। आपका आधा किलो सोना मेरे पास, 500 ग्राम सोना मेरे पास जमा है, ये पर्ची हो गई, ठीक है। अब अगर मान लो वो जो पर्ची बनी, वो पर्ची क्या थी? हाँ, वो दुनिया की पहला करेंसी नोट था, पेपर नोट था, क्योंकि वो क्या था कि मैं धारक को इतना ग्राम सोना देने का मूल्य चुकाने का वचन देता हूँ, क्योंकि इसका सोना मेरे पास जमा है, ठीक है। वो क्या बन गया? पेपर करेंसी, ठीक है। क्योंकि धीरे धीरे जो लोगों का सोना वहाँ जमा था और उसके बदले उनको क्या मिला? पेपर। वो पेपर क्या बन गया मार्केट में? एज गुड एज गोल्ड, ठीक है। अब आपको गोल्ड लेके घूमने की ज़रूरत नहीं है। आपने 1 लाख का गोल्ड दिया, 1000 का गोल्ड दिया, और आपने 1000 पर्ची ले ली। अब वो हर पर्ची जो है 1 रुपये के बराबर है, ठीक है। तो अब आपको ज़रूरत नहीं है कि आप गोल्ड ले करके घूमें, ठीक है। वो पर्ची जो है वही गोल्ड बन गई, और वहीं से वो करेंसी बन गई, वो पेपर। और वहाँ से क्या शुरू हो गया? पेपर फॉर्म ऑफ करेंसी। लेकिन ये पेपर फॉर्म ऑफ करेंसी जो है बेसिकली पेपर था कि ये गोल्ड था? ये गोल्ड था। इट वॉज बैक्ड बाय गोल्ड, ठीक है ना। इसके पीछे सोना की ताकत थी, ठीक है, कि सुनार के पास जाइए, पेपर दिखाइए, बदले में सोना ले लीजिए, ठीक है। लेकिन तुमको क्या लगता है, सुनार लोग ईमानदार होते हैं कि नहीं होते हैं? नहीं होते हैं। हो सकता है कोई ना कोई बेईमान रहा होगा। तो अगर उसको पैसे की ज़रूरत है, सामान की ज़रूरत है, उसको कुछ ख़रीदना है, अगर उसको पता है कि उसका लिखा हुआ पर्ची जो है वो वैल्यूएबल हो चुका है, तो वो सोना रखे या ना रखे, बदले में पर्ची दे सकता है, या कहीं पे वो पर्ची दे करके सामान ले सकता है, वस्तु ले सकता है, जो भी उसको सेवा लेनी है वो ले सकता है, अपना घर बनवा सकता है, कुछ भी कर सकता है वो कागज़ दे करके, है ना। और हो सकता है उस कागज़ के बदले वो सोना ना रखे, या अनुपातिक रूप से कम रखे, ठीक है ना। कम सोना रख करके अधिक पर्ची
बना दे कि इतना लोग तो तुरंत सब कुछ लेने के लिए एक बार में नहीं आएगा। मैंने मार्केट में 1 लाख रुपए का पर्ची दे दिया, मेरे पास सोना जो है वो 50,000 का ही है, क्योंकि 50,000 से ज़्यादा के लोग लेने के लिए सोना वापस लेने के लिए नहीं आएंगे, तो पर्ची तो मेरा काम कर गया और उसको तो बदले में मूल्य मिल गया जो सुनार है ना। गेटिंग माय पॉइंट। तो यहाँ से बेईमानी शुरू हो गई, हो सकता है हर जगह शुरू होगी। और बेसिक एक कॉन्सेप्ट और है, जिस काम में ज़्यादा मुनाफा होता है, बहुत ज़्यादा मुनाफा होता है, एबनॉर्मल मुनाफा होता है, राजा और सरकार का कहना है कि वो काम हम करेंगे। समझ रहे बात को? जिस काम में भी ज़्यादा मुनाफा होगा, अगर शराब में मुनाफा है तो सरकार बोलेगी शराब पर टैक्स हम लगाएंगे, तुम कमाओ 10%, 5%, 15%, हमको मतलब नहीं है, हमको शराब पे 50% का टैक्स चाहिए, बस तुम बेचो, जितना बेचना है बेचो, 50% तुम मेरे लिए कलेक्ट करके हमको दोगे। होता है कि नहीं होता है? हाँ, सिगरेट खराब चीज़ है, हाँ, कोई बात नहीं, बेचो, लेकिन 40%, 50%, यहाँ तक कि कई सिगरेट पे 100-150% का टैक्स होता है। आपने सुना बजट में सरकार ने सिगरेट पे टैक्स बढ़ा दिया। भाई बढ़ाते जा रहे हो, कहाँ तक जाओगा? लेकिन उसके बावजूद सिगरेट बिकना बंद हुआ, तो सिगरेट के मुनाफे में सरकार का हिस्सा है, ज़्यादा हिस्सा है। इनफैक्ट अगर आप किसी सिगरेट कंपनी का प्रॉफिट चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि वो जितना रुपए का प्रॉफिट अर्न कर रही है उससे ज़्यादा रुपए का वो गवर्नमेंट को टैक्स दे रही है, उसके बाद भी प्रॉफिटेबल है। तो अभी जैसे जिन देशों में कसिनो चलते हैं, तो कसिनो जिन देशों में चलते हैं वो क्या सरकार उसको अनुमति देती है कि नहीं देती है? हाँ, नहीं देती है। तो उसमें क्या होता है? टैक्स होता है। तो जब ये सुनार लोग इस तरह का काम कर रहे थे तो गवर्नमेंट को क्या लगा कि ये अलाउ करना सही होगा, तो उन्होंने उसको बंद करवाया और स्थापना हुई कि नहीं, सोना रख करके नोट देने का काम सरकार करेगी। राजा द्वारा जारी किया गया नोट जो है वो चलेगा, है ना, उसमें राज्य सरकार का वो रहेगा, आश्वासन रहेगा, वचन रहेगा, है ना। और राजा जो है वो सोना रखेगा और सोना रख करके कागज लोगों को देगा कि इस पे मैं वचन देता हूँ इतने रुपए मूल्य का तुमको सोना दिया जाएगा, ठीक है। तो वो भी चला फॉर्मेट, और वो गोल्ड मतलब करेंसी बैक्ड बाय गोल्ड था, और उसका फिर एक लिबर एक्सचेंज वगैरह बना, इधर एक जगह पानी, ठीक है ना, लिबर एक्सचेंज वगैरह बना कि किस तरह से गोल्ड स्टैंडर्ड रहेगा, वो सब क्रिएट किया गया ताकि दुनिया के देशों में अलग अलग जगह पर अलग अलग अगर स्वर्ण का मूल्य है तो उसके कारण जो है करेंसी का मूल्य जो है वो डिवैल्यूएट नहीं हो जाए, वो एक वैल्यूएशन जो है वो मेंटेन रहे। तो ये सारा कुछ जो है क्रिएट किया गया। लेकिन तुमको क्या लगता है, यहाँ पर जैसे सुनार गड़बड़ कर रहा था, सरकार गड़बड़ नहीं करेगी? सरकार भी गड़बड़ करेगी। तब क्या होगा? अगर सब जगह का नोट गोल्ड से बैक्ड है, समझो बात को, अगर भारत सरकार बोलती कि हमारा ये 100 रुपये का नोट है और तुमको 100 रुपये का सोना इसके बदले में हम रखे हुए हैं, ग्लोबल गोल्ड का रेट एक है, और डॉलर बोलता है कि ये 100 रुपये का डॉलर है, 100 डॉलर, और इसमें भी उतना ही सोना है, ठीक है। तो सब जगह जब बराबर सोना रहेगा तो सब करेंसी का मूल्य क्या हो जाएगा? एक बराबर हो जाएगा, कोई अंतर रहेगा? आइडियली अंतर होना नहीं चाहिए, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, इसमें अंतर होना शुरू हुआ। क्यों अंतर होना शुरू हुआ? क्योंकि जब जनता ने देखा कि अगर मैं चाहूँ कि मैं ये 1 लाख रुपए या 1 लाख पाउंड या 1 लाख डॉलर व्हाटएवर अगर मैं सरकार को देता हूँ और बदले में अपना सोना वापस मांगता हूँ, तो सरकार मुझे वो तुरंत से देने की स्थिति में है कि नहीं है, अलाउ करती है कि नहीं करती है, वो एक्सचेंजेबल है कि नहीं है। तो धीरे धीरे ये बंद होने लग गया, धीरे धीरे कहीं कहीं पर उसको चेंज किया जाने लगा कि इस प्रोपोर्शनेट रेशियो बदलने लग गया। तो फिर कुछ सरकारों ने किया कि भाई हम ये मूल्य इसका जो है स्वर्ण हटा दिया और कहा गया कि इसके बदले में इतना मूल्य हम इसको तुमको देंगे, ठीक है, या इसके पीछे मेरा बैकिंग है।